अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, जिनके लिए ऐलान किया गया है कि मुमकिना तौर पर अगर कोरोना की सूरत हाल ऐसी ही रही और हालात बदतर ना हुए, जो इंशाल्लाह नहीं होंगे, तो स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और दीगर तालीमी इदारे खुल जाएंगे 15 सितंबर से। अब ये कैसा फैसला है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं, उनकी राय जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे कराची के मसाइल से। तो कराची यूँ तो बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है, लेकिन कुछ रोज़ पहले, बल्कि 2-3 रोज़ में जो बारिश हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बिजली का एक बहरान और के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की, उसकी वजह से जो बहरान पैदा हुआ है और उसकी वजह से लोगों को जो अजियत हुई है, उसकी आज बाज़गश्त देखी गई कौमी असम्बली में भी। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खासी गर्मा गर्मी देखने में आई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना था कि कराची के अंदर बिजली की ज़रूरत बढ़ती गई, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद हुकूमतों ने कोई इकदाम नहीं उठाया इस सिलसिले में। पूरे मुल्क में बिजली की पैदावारी निज़ाम बढ़ते चले गए, लेकिन कराची इन कारखानों से बिजली नहीं ले सकता, क्योंकि कराची में बिजली की तरसील और मुंतकिली के जो निज़ाम है, उसमें जो तब्दीली लानी चाहिए थी वो लाई ही नहीं गई। असद उमर ने मजीद इससे मुतल्लिक कहा कि शायद ये तब्दीली इसलिए नहीं की गई कि जब हम अपोजिशन के बेंचेस पर बैठते थे तो इसी ऐवान में उस वक्त के वजीर बिजली ने कराची और के इलेक्ट्रिक की बहस में कहा था कि कराची उनका मसला नहीं है, तो जो काम उन्होंने नहीं किया वो अब हो रहा है। असद उमर ने राजा परवेज़ अशरफ और ख्वाजा आसिफ को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराया, जिसके जवाब में नेचुरली पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत के अरकान किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय पिछली हुकूमतों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि हुकूमत के 2 साल ज़ाय हो गए हैं और इनसे किसी मसले का हल अगर पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हम आइंदा 2 सालों में बताएंगे, या फिर पिछली हुकूमतों के ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो एक तरफ शहर कायद के बासियों को बदतरीन लोड शेडिंग के बायस मसाइल का सामना है और दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन इल्ज़ाम तराशियों में मसरूफ़ है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम डाल रही हैं। कोई मामले का सॉलिड हल हमें नज़र नहीं आता। इसके ऊपर अपने एनालिस्ट से आज हमने सवाल कुछ यूँ रखा है बुनियादी, कि एक तरफ असद उमर का बयान कि जी पिछली हुकूमतों की वजह से ये सब हो रहा है, परवेज़ अशरफ कहते हैं कि ये क्या बात हुई, 2 साल गुजरने के बावजूद आप लोग इल्ज़ाम पिछली हुकूमतों पे डाल देते हैं, तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। ओपन ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें हफीजुल्लाह नियाजी साहब हैं, इशाद भट्टी साहब हैं, महमूद सरफराज साहिबा हैं और बाबर सत्तार साहब भी हमें ज्वाइन करें। भट्टी साहब, कुछ रोज़ पहले जब हमने बात की तो आपने हमसे इनसाइट भी शेयर की बिजली की कीमतें बढ़ने से मुतल्लिक, तो आज ये जो मसला है इस पर हम बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या हल होना चाहिए इसका? देखिए मैडम शेख, जब पाकिस्तान बना था तो कराची की आबादी थी 2 लाख, आज 2 करोड़ से ज़्यादा है। 30 साल MQM कराची पर राज करती रही, 4 मरतबा मरकज़ में, मुसलसल 12 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, मतलब PP का दारुल हुकूमत कराची रहा। ना जालिमों, किसी जालिम ने भी, किसी जालिम हुक्मरान ने भी ना आबादी कंट्रोल करने पर कुछ गौर किया, कुछ भी नहीं किया। ना कोई नया शहर बना, जो शहर बना गए गोरे बना गए, हम उनको बिगाड़ने में लगे हुए हैं। सड़कें जो बना गए गोरे बना गए। ये मोटरवे नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, अल्लाह उनका भला करे, और ये जो उसी की एक्सटेंशन चल रही है। बाकी सारा जो है कुछ भी ना, किसी ने कुछ ना किया। इस बार 14 सीटें इमरान खान साहब की हैं। आप, मैंने नवाज शरीफ साहब का अल्लाह भला करे, आप इस पे ज़ेरे लब मुस्करा क्यों रही हैं, क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, इस बार 14 सीटें इमरान खान की हैं, 14 सीटें इमरान खान साहब की हैं। कराची ने उनको मैंडेट दिया और 22 माह हो गए हैं, 22 माह। अल्लाह के फजल से वो 160 अरब जो था पता नहीं किधर गया, एक धेला नहीं लगा, एक धेला। वादे दावे थे कि तारे तोड़ के लाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या तोड़ रहे हैं, कोई पता नहीं। अच्छा, और नहीं तो जालिम सारे लोग यही कर लेते कि के इलेक्ट्रिक के साथ एक दूसरी कंपनी खड़ी कर देते। चंद बारिश के कतरे होते हैं, कराची तालाब बन जाता है, के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ जाता है, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और पिछली बारिशों में 2 दर्जन लोग करंट से मरे थे, इस बारिश में अभी तक 7 लोग मर चुके हैं। अब के इलेक्ट्रिक कह रही है कि फर्नेस ऑयल की कमी है। बिजली की तलब थी 3450 मेगावाट से ज़्यादा, हमारे पास थी 3150 मेगावाट, जो कम होकर 2800 मेगावाट रह गई, मतलब 1600 मेगावाट की कमी। अब ये जो ना पीपल्स पार्टी के, ना नून के, ना तहरीक इंसाफ के जो दरमियान के माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक ने अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया, तरसीली निज़ाम बोसीदा और नकारा हो चुका है।
इजाफी बिजली का बोझ बर्दाश्त करने के लिए ये तारें और ट्रांसफार्मर नहीं है। वफाकी हुकूमत कह रही है कि 800 मेगावाट दे रहे हैं, 100 मेगावाट और दे दी है, 400 मेगावाट और देंगे। कराची ईस्ट और कराची वेस्ट दो वो ग्रिड स्टेशन बनेंगे तो ये मसाइल ख़त्म होंगे। मतलब दिल्ली हनूज दूरस्त। जिम्मेदार कौन है? आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। अब मैं क्या कहूँ, यानी जो 40 साल से राज कर रहे हैं वो जिम्मेदार हैं, यानी जिनका कोई हमारे से तल्लक नहीं है, या निसार मरोई और उज़ैर बलोच जिम्मेदार हैं, या तहरीक इंसाफ जिम्मेदार है? मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि मैं किस पर जिम्मेदारी डालूं। मैं किस पर इस एक गरीब आदमी के जो बत्ते, कत्ल और नामालूम कब्रें और ये कराची और कूड़ा करकट और मक्खियां और गंदगी किस से ढूंढूं, किस से आगे करूं? यानी इमरान खान साहब से जो तब्दीली का नारा लेके आए थे और 22 महीने में भी अब यहां भी उन्होंने कहा। अच्छा एक और सुनिए, निजी बिजली घर जो डाके थे वो थे 5,800 अरब के। मुआहदे इमरान खान ने नहीं किए, मान लिया। 30% हमारी बिजली चोरी होती है, और इसके अलावा जो 10% ऐसे लोग हैं जो बिल ही नहीं देते, वसूल ही नहीं करते, देते ही नहीं है। अब जो 5,800 का उस वक्त हमें जो टीका लगा है, तो ये 22 महीनों में 1,000 अरब का और टीका लग गया है। अब मैं किस पे क्या कहूं कि माफिया कौन है, माफिया के खिलाफ किसने करना था? तो मैं ये इसलिए एक शरीफ सा ऑप्शन ले रहा हूं, निसार मरोई और उज़ैर बलोच को छोड़कर, पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को छोड़कर, तहरीक इंसाफ को शामिल करके मैं कह रहा हूं दोनों जिम्मेदार हैं, पिछली हुकूमतें भी और ये हुकूमत भी। आज आप शरीफ बात कर रहे हैं, वैसे भट्टी साहब ही मैं नोटिस कर रही हूँ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि जी समझ नहीं आ रही है कि आज सारों से लिफाफे पकड़े हैं मैडम शेख, आज सारों से लिफाफे पकड़े और मेरे लिफाफे पर भी लिखा था बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, और इसमें क्या मायूब बात है? लिफाफे वाला कार पे आया था, कार पे आया था, मोटरसाइकिल पे नहीं आया था। मैंने कहा मोटरसाइकिल पे कोई ना आए, मैं जरा बड़े लेवल का आदमी हूँ, कार पे आए। ये आपका प्रोटोकॉल तो फिर बनता है ना भट्टी साहब, आप तो आप हैं। अच्छा, मैं न्याजी साहब का कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। न्याजी साहब, भट्टी साहब कहते हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि जिम्मेदारी किस पे डालें, जैसे कि हुकूमती नुमाइंदगान कहते हैं कि पुरानी हुकूमतों पे, या उन लोगों पे जो 2 साल से इक़्तिदार में हैं लेकिन अभी तक इसका कोई नोटिस नहीं लिया, या चले इनिशियल स्टेप्स में कुछ ना कुछ होता, लेकिन वो भी कुछ नहीं नजर आ रहा। देखिए जी, मेरा तो सानिया ये है कि असद उमर साहब से मैं गैर संजीदगी की गुफ्तगू तो कई दफा कर चुके हैं, लेकिन एक मिनिमम लेवल होता है, और कुछ ना कुछ मैं तो रखता हूँ कि कुछ ना कुछ सच्चाई को इनकॉर्पोरेट भी कर लेना चाहिए। बिजली का बुरान तो पाकिस्तान में हमेशा रहा है, कि क्योंकि बिजली का बुरान तो अभी भी रहेगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि आज दुनिया के अंदर अमेरिका जो है वो 14-15 लाख मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है। चाइना जो है वो अमेरिका को आगे लेके निकल गया है, वो 16-17 लाख कर रहा है। भारत जो है मेरा ख्याल है, मुझे अंदाजा, मैंने देखी नहीं फिगर, लेकिन 3.5 लाख को भी कर रहा होगा। और हम कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं जी? 20,000 मेगावाट कागजों में, जो कि किसी न किसी तरह शिकस्त और ईद के अंदर हमें कम मिलती है। किसी हुकूमत ने इसके लिए क्या मनसूबाबंदी की? जिसने की उसके बाद उसका क्या हशर हुआ? बेनजीर ने 95-96 के अंदर आईपीपी के जरिए उसको जो है कंपनसेट करने की कोशिश की, कि वो डैम तो आप बना नहीं सकते, कि उससे डैम बनाना जो है वो एक जुर्म बन गया है। कालाबाग डैम जैसा मनसूबा जिसके ऊपर इतना कंट्रोवर्शियल है कि बात कर नहीं सकते, कि लहदा टॉपिक है, और एक मुल्क के अंदर जो जिसको कहने से हुकूमती का सबूत जो था कालाबाग डैम था, वो अब जो है गद्दारी का सबूत बन गया है। जो लेता है वो कहता है वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है, यानी कि फेडरेशन के खिलाफ कर रहा है। पानी आपके पास जो आ रहा है उसको ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसकी मनसूबाबंदी कर पा रहे हैं। ले दे कि आपने जो है ये आईपीपीज के सहारे, या आपने तेल के लिए बिजली, या कोयले के लिए बिजली, इनको रूबामल लाना था। पहली दफा आके, जैसे भट्टी साहब ने कहा, नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक बड़े पैमाने पे इसके अंदर की बिजली जो है पैदा करने का इजाफा किया, 12,000 मेगावाट किया। बहुत से मनसूबे शुरू कर गए जो अभी भी मेरा ख्याल है गाय बगैर मुकम्मल होते रहेंगे। जो नीलम झेलम इनकम्प्लीट था, नदीपुर था इनकम्प्लीट, वो कर गए। बाकी के इलेक्ट्रिक जो है उसका अपने प्रॉब्लम है,
जाहिर है कि ये कहना जी पिछले हुकूमतों ने किया है, भाई अब तो लोग ये पूछ रहे हैं, जो भट्टी साहब ने भी बिल्कुल सही कहा है कि भाई लोगों को अब ये तो ख्वाहिश है, अब बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। आपके साथ हम मुतफिक कहेंगे पिछली हुकूमतें बहुत ही गंद थी, हमने तो फिर आपको लेकर कर लिया, मैंने नहीं, मतलब पाकिस्तान के लोगों इसलिए कर लिया आपको कि भाई आप वो जो कुछ नहीं कर सकी थी और जो पाकिस्तान का जो खिलवाड़ करती रही थी, आप उसको करेंगे। पहले दिन आपने जो तकरीर की कि जो IMF के पास गया तो शर्म आई, जो नहीं जाने चाहिए थे, आप चले गए। इसका मतलब है आपको इक़्तिदार में आने के बाद भी नहीं कॉम्प्रिहेंशन थी। आप कहते मैं पहले से तैयार हूं। आप यहाँ सेमिनार करा रहे थे, आप टीवी बता रहे थे, बना रहे थे, आप शेडो कैबिनेट इंट्रोड्यूस करा चुके थे। जो बंदे आपके साथ थे, आपके जो साथी थे, उनका ख्याल था वो तो पूरा पाकिस्तान के पूरे एक जिसको कहना चाहिए कि उसको क्या कहते हैं, एक इंस्टीट्यूशन थे। वो अपनी जात के अंदर वो बड़े बड़े जिसको कहना चाहिए बड़ी तोप चीज थी। उनके पास तो इन्फॉर्मेशन पिछले 70 साल की, पिछले 200 साल की है, वो तो आप शेयर कर रहे होंगे जी। हजूर ये सूर्यदार ये सामने होंगे, 90 दिन के अंदर चुटकी बजा के आपने काम करना था। तो मेरी बात यह है कि जो इस वक्त लोगों का जो डिजास्टर है, जो तरीके से आपको जो सपोर्ट किया है, उनका डिलेमा ये है कि वो इस बात से मायूस हैं कि वो चाहते थे कि जो ख्वाब था, एक मेरे पास अब भी एक बंदा बैठ गया है तरीके साहब का, बहुत ही डाई हार्ट था। वो कहता है हफीज भाई, मेरे जो मुझे इमरान के अंदर एक जो 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 होला नजर आता, जो सैराब नजर आ रहा था, काश वो तो ना टूटता, ये इक़्तिदार में ना आता तो वो ना टूटता। मेरा वो टूट चुका है। असल क्राइसिस तो ये है कि कराची पे जो बीत रही है, ये पाकिस्तान के अंदर तो जो है, हम प्रिमिटिव दौर में है, ये किसी तौर इतने बड़े शहर को डिजर्व नहीं करता। मतलब ये इंसानियत है कि आप एक शहर के अंदर 3-3 4-4 दिन बिजली ना हो, हर एक के पास एक फ्रिज के अंदर उसकी औकात से ज्यादा, फ्रिज की कीमत से ज्यादा 15-20 हजार रुपए का माल पड़ा होता है। भट्टी साहब के फ्रिज में होता है 70-80 हजार ऐसे गोश्त पड़ा हो। तो ये बिजली जाती है, आपने जो हेलो वाली चीजें ये देखे ना, वो जो था इमरान खान जो था, उसके अंदर जो लोगों के ख्वाब थे, उसके टूटने का ज्यादा अफसोस है। मुझसे ज्यादा भट्टी साहब को रंज होगा। मैंने तो कोई तौक़ुआत नहीं लगाई थी। मुझे तो नहीं साहब, आपने जो बात की है ना हेलो वाली, बड़ी दिलचस्प बात है, और यकीनन इंसान का तभी पता चलता है जब इस तरह की सिचुएशन आती है जिसमें उसको टेस्ट किया जाना। तो इमरान खान को जानने का जो सहूलत हासिल है, मैं तो उस बना में कह रहा हूँ कि मुझे पता था नाकाम होगा, लेकिन हमारे जो भाई थे, जो बड़े अच्छे दानिशवर थे, उनको एक जो उसके अंदर नजर आया, उनकी जो तकलीफ होगी, क्योंकि एक अजीब किस्म को हर्ट करके जा रहे हैं ये। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये उनकी जिन्होंने सोचा था, उनकी मैं नालायकी और नाअहली कहता हूँ। जो उनके साथ थे दिल जान से, उनके अंदर ये काबिलियत नहीं थी को ये जान सकते, या वो नाअहल थे, या उन्हें जानबूझ के देखा कि पाकिस्तान का ये खिलवाड़ होगा, तो चलो अल्लाह मालेगा, अल्लाह को और वसीले निकालेगा। आज मुल्क की सतह पे आखिरी फिक्र जरूर मुझे कहने के मुंह में आई है, ये जाना चाहिए। आज पाकिस्तान सतह पे है कि मेरी उम्र के तजर्बाकार या मुझसे सीनियर लोग जो है, इंतहाई डिप्रेशन के अंदर है कि उनके ज़हन में ये बात जग पक गई है, पाकिस्तान की सिमत जो है तकलीफ हद तक जो है ना खतरनाक सूरत चाटते जा रही है। उनकी बहुत हुई रातों की नींदें वायु चाट हुई है, यकीनन ये सोच के कि ये मुल्क जो अब कहाँ खड़े हुए और यहाँ से कैसे निकल पाएगा, एक ऐसी स्पिन में आया हुआ है और नोज डाइव जा रहा है, नोज डाइव जा रहा है। अब क्या बिल्कुल सभी इस कश्मकश में मुब्तला है। बिल्कुल न्यारी साहब, ये सवाल लेके चलते हैं बाबर सत्तार साहब के पास। बाबर साहब, बात तो न्यारी साहब सही कर रहे हैं। जहां हम दुनिया को देखते हैं वहां कन्वेंशनल नहीं बल्कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जनरेशन की तरफ लोग जा रहे हैं, क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ ना सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन बल्कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल ही नहीं हल कर पा रहे हैं। देखिए, एक तो बुनियादी सी बात है कि इलेक्ट्रिक के कॉन्ट्रैक्चुअल इश्यूज हैं, पिछली गवर्नमेंट के साथ भी नजर आते थे कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी प्रोविजंस गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है, कौन सी नहीं कर रही, और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए थी, कैसे होनी चाहिए थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ठीक है, वो इश्यूज होंगे अपनी जगह पे, लेकिन एक डेमोक्रेसी की बेसिक तारीफ है, और वो तारीफ ये है कि एक गवर्नमेंट मुल्क को चलाती है, अपनी पॉलिसीज देती है कि हम ऐसे चलाएंगे, और जो अपोजिशन है वो भी एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाती है, एक पॉलिसी देती है कि अगर हमें हुकूमत मिलेगी तो हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। दोनों ये कहते हैं कि हम मुल्क को एक बेहतर सिमत में लेके जाएंगे, लेकिन जाहिर है स्ट्रैटेजी, पॉलिसीज, टैक्टिक्स, इनके ऊपर डिफरेंस होता है।
तो जब पीटीआई ऑपोजिशन में बैठी थी तो वो हुकूमत को देख के, और उस वक्त भी ये कुछ झगड़े के इलेक्ट्रिक के साथ चल रहे थे, वो देख के ये कहती थी कि हम इसे बेहतर चलाएंगे। तो जब उनका वो वाला मोड था, ऑपोजिशन वाला मोड था, जब वो कंटेनर के ऊपर खड़े होते थे, तो वो इस मुल्क को यही कह रहे थे ना कि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं इस मुल्क की प्रॉब्लम्स के, हमें आप लेके आइए, हम वो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करेंगे और मुल्क ठीक चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन होता है और आप आ जाते हैं, और आने के बाद अगर आप फिर से यही बात करें कि इस मुल्क को पिछली गवर्नमेंट्स ने बहुत ज्यादा खराब किया, इस वजह से अब हमसे ठीक नहीं हो रहा, तो ये तो बेसिक नफी है, एक जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसकी नफी है। क्योंकि फिर सवाल तो यही है कि या आपको मुल्क की अंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी, या जो आप सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहे थे वो सॉल्यूशंस ठीक नहीं। लेकिन बाबर साहब, उस वक्त जब बातें होती थी तो लगता ही ऐसा था कि बड़ा सॉलिड प्लान है इनके पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन में नहीं हो सका। एक और बात, जुमे को समात है, नेपरा कर रहा है, ये जो अभी बारिश के दिनों में बिजली गई है उससे मुतल्लिक, क्या आपको लगता है कि सिर्फ समात से मामला बेहतर हो पाएंगे, या ये मामला सॉल्व हो पाएगा, या फिर कोई दीगर स्टेप्स उठाने चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे एनर्जी के आर्किटेक्चर में बड़ी सीरियस इश्यूज हैं। ये इसकी अनबंडलिंग और डिसेंट्रलाइजेशन 90s से शुरू हुई थी, जिसमें हमने कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग से बना दी, प्रोडक्शन अलग से हो रही थी, ट्रांसमिशन अलग से हो रही थी, और ऊपर एक रेगुलेटर बिठा दिया कि आप काम करें। लेकिन जो तरीकाकार था, जिस तरह से इंडिपेंडेंट कंपनीज बन के उनके बोर्ड्स बनने थे, उसमें इंडिपेंडेंट लोग आने थे, अच्छे एक्सपर्ट्स आने थे, और बोर्ड्स ने ऑटोनमसली चलना था, उस तरह हुआ नहीं। इसेंशली आपकी मिनिस्ट्री से ही जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वो तारें खींच रहे होते हैं। तो या तो आप एक मॉडल कर सकते हैं जिसमें आप डिसेंट्रलाइज कर दें और फिर उस सिस्टम को चलने दें, या आप एक सेंट्रल तरीके से चला सकते हैं कि ये खत्म कर दें कंपनीज वगैरह और गवर्नमेंट डायरेक्टली ये चीज चला रही हो। लेकिन ये जो हॉच पॉच है कि आधे तीतर आधे बटेर, इसमें बहुत सारी चीजों में फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आती कि अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है। गवर्नमेंट ने ब्लेम करना हो तो वो कंपनीज के बोर्ड्स को ब्लेम करते हैं, कभी रेगुलेटर को ब्लेम करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इन कंपनीज को भी पीछे से ही चला रही है मिनिस्ट्री एक्चुअली। सो मेरा ख्याल है कि ये जो एक आर्किटेक्चरल प्रॉब्लम है कि किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किसके पास अथॉरिटी है, इसे नहीं देखेंगे तो ये इक्का दुक्का रेगुलेटर की जो हेयरिंग्स है इनसे शायद हल नहीं निकलेगा। ठीक है महमल, के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली खत्म की जाए, एक सजेशन ये दी जा रही है, क्या आपको लगता है इससे कुछ बेहतरी आएगी? अलीना, बात ये है कि देखिए, के इलेक्ट्रिक को अगर उसकी मोनोपोली खत्म की जाए या कोई और चीज की जाए तो ये तो जो एनर्जी सेक्टर के लोग हैं वही बेहतर बता सकते हैं। मैं जो सवाल है प्रोग्राम का, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आना चाहती हूँ। देखिए, के इलेक्ट्रिक कोई सिंपल केस नहीं है, ये बात दुरुस्त है, कॉम्प्लिकेटेड है। परवेज मुशर्रफ साहब के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कुछ ऑब्लिगेशंस थी जो शायद हुकूमत ने पूरी नहीं की, फिर जब पीपल्स पार्टी आई उन्होंने रिन्यू किया कॉन्ट्रैक्ट, फिर उनके दौर में दोबारा मेरे गालिबन 2013 के इलेक्शन से पहले दोबारा हुआ था वो रिन्यू, और उसके बाद फिर नून लीग आ गई, उनके टाइम एक्सपायर हो गया। मुझे नहीं पता उन्होंने इनके साथ अपने जमाने में क्या उन्होंने किया, क्या कमिटमेंट्स ली, क्या पूरी की नहीं। आज 2020 है, आज भी वही मसला है। अब बात यह है कि असद उमर साहब ने जो है वो साबका हुकूमतों पर डाले हैं, ठीक है, चले हम मान लेते हैं कि मुशर्रफ साहब की हुकूमत भी बहुत बुरी थी, क्योंकि जाहिर बात है ये तो उस वक्त से स्टार्ट हुआ है ना कि इलेक्ट्रिक का मामला। फिर पीपल्स पार्टी का दौर भी बहुत बुरा होगा, अच्छा जी, नून लीग का दौर भी बहुत बुरा होगा। लेकिन पीटीआई ने एक जो वादा किया था, जिसका बाबर साहब ने भी जिक्र किया, उन्होंने कहा था कि हम इदारों की डायरेक्शन ठीक कर देंगे। उन्होंने तो खैर कहा था कि हम 6 महीने में ठीक कर देंगे, अब तो ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। तो आपने ये नहीं कोई कह रहा कि देखिए हो सकता है वाकई के इलेक्ट्रिक के अंदर इतने मसाइल हों और बाकी भी इदारों के अंदर कि वो 2 साल में ना ठीक हो, लेकिन अगर आप डायरेक्शन या सिम्त उसकी ठीक कर देते तो आप सिर्फ हमें ये बता दें आपने क्या किया, आप छोड़ दे पिछली हुकूमतों को, हम आपके साथ हैं, हम मानते हैं कि पिछली हुकूमतें बहुत बुरी हुई, आपने डायरेक्शन ठीक की, आपने उसके अंदर क्या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या निगोशिएट किए, कितनी मीटिंग्स की के इलेक्ट्रिक के साथ, क्या क्या चीजें मुझे वो तो बता दें। तो ये असल प्रॉब्लम है कि ये पिछली गवर्नमेंट्स को ब्लेम करना बहुत आसान है, सारी हुकूमतें करती हैं, तो इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड। तो एक वतीरा बना लिया है कि जो चीज वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज अच्छी की वो हमने की, तो सो आई थिंक इसके ऊपर इनको थोड़ा सा ना इनको जरा सोचना चाहिए। ठीक है भट्टी साहब, मुझे ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ ऐड करना चाहे थे जल्दी से? जी, मैं
एक तो ये कहना चाह रहा था कि एक ख्याल ये भी है या एक तासुर ये भी है कि के इलेक्ट्रिक अपने मुआहदों पर अमल नहीं कर रही, और दूसरा एक ख्याल ये कि जो नेपरा की आपने कहा था ना कि अभी समात हो रही है, उसमें है कि नेपरा का जो में मौजूद जो मेंबर सिंध हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो जो बात नहीं कर रहे, और वो इस वफाकी हुकूमत कह रही थी कि उनको अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करके कुछ बेहतर करनी चाहिए थी। और के इलेक्ट्रिक को चलाने के लिए 100 MMCFD ये MBBS टाइप की गैस है और 30,000 मेट्रिक टन फर्नेस ऑयल फराम किया गया है, मगर बात वही है कि इसमें इश्यूज हैं, इश्यूज इनको रिजॉल्व करें। ये जो मोनोपोली है इसमें और बड़ी चीजें हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक दिन कि हम ना इससे मुतल्लिक कोई एक्सपर्ट भी लेके आए और इससे बात करें कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के मसाइल हैं इनको किस तरह से हल किया जा सकता है, तो इसके ऊपर भी डिटेल्ड बात करने की ज़रूरत है जी। अभी महमल ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया और बताया कि जी इदारों की डायरेक्शन 2 साल में सेट क्यों नहीं हुई। एक इसी तरह का PTI का बड़ा प्रोजेक्ट है सुनामी, बिलियन ट्री सुनामी, उसमें क्या चल रहा है और महकमा जाती कार्रवाई इससे मुतल्लिक कुछ हुई है, उस पर इंसाइट शेयर करेंगे, हमारे एनालिस्ट का ओपिनियन शेयर करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, और बात करेंगे हम बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की। हुकूमत पाकिस्तान यानी PTI की हुकूमत जब आई तो उसने उनका पेट प्रोजेक्ट ही समझा जाता था, उन्होंने बड़े इसको हाईलाइट किया और कहा कि हम इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए इस मंसूबे को आगे लेके चलेंगे, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने खुसूसी इसमें दिलचस्पी ली। तो अब ये डेवलपमेंट हुई है कि जी इस बिलियन ट्री प्रोजेक्ट की महकमाना इंक्वायरी में संगीन बेज़ाब्तियों और खुद-बुद का इंकशाफ हुआ है। महकमे ने सदर्न रीजन के 3 डिवीजन पेशावर, बनू और डेरा इस्माइल खान में 66 इंक्वायरियों के अहकाम जारी किए हैं। शिकायत की मुकम्मल तहकीकात और मुतल्लिका अफसरों का मौक़िफ़ सुनने के बाद 47 केसेज है जिनका फैसला किया गया है, और सज़ा याफ्ता एहलकारों को जबरी रिटायरमेंट, रिकवरीज, मुअत्तली और सालाना इंक्रीमेंट्स उनके रोकने का सज़ा सुनाई गई हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने ये महकमा जंगलात के अंदर एहतसाब के निज़ाम को बड़ा खुशाइन करार दिया है और कहा है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत किसी भी सरकारी महकमे में किसी किस्म की करप्शन, बदउनवानी या खुद-बुद की हरगिज़ इजाज़त नहीं देगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ करप्शन फ्री माशरे पर यकीन रखती है और उनका तो मोटर यही रहा है। थोड़ा आपको माजी में ले जाएंगे और याद दिलाएंगे कि जियो न्यूज़ ने 2018 में बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में बेदायदगियों और बेज़ाब्तियों की निशानदेही की थी, लेकिन PTI हुकूमत ने इस इल्ज़ाम की सख्ती से उस वक्त तस्दीक की थी और मंसूबे को इंतहाई शफाफ करार दिया था। यहाँ पर यह भी मेंशन करते चलें कि एक मकामी अदालत ने जंग ग्रुप और इसके नुमाइंदे के खिलाफ जो हत्या के इज्जत का मुकदमा दायर हुआ था उसको खारिज कर दिया था। हमारा सवाल आज का कुछ यूँ है अपने एनालिस्ट से कि अब ये जो महकमा जाती इंक्वायरी हुई है और सजाएं भी दी गई हैं यकीन इसके नतीजे में, क्या वज़ीर आज़म इमरान खान को ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेकर इस मामले की इंक्वायरी करवानी चाहिए, हाँ या ना के ऑप्शंस हैं? महमल आपसे स्टार्ट करते हैं। देखिए नीना, मेरा तो इसके अंदर ये है कि वज़ीर आज़म साहब का ये बहुत ही एक पसंदीदा प्रोजेक्ट, इसके बारे में उन्होंने हर इंटरनेशनल फोरम पे भी बात की है, उन्होंने बड़ी प्राउडली इसके बारे में बात की। तो इसके ऊपर मैं हाँ का ऑप्शन लूंगी कि इंक्वायरी तो उन्हें करानी चाहिए, क्योंकि देखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक ओवरसाइट बहुत जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा एक तो प्रोजेक्ट है, दूसरा ये कि उनका बहुत पसंदीदा या कह लें पेट प्रोजेक्ट है, PTI ने इसको बड़ा हाईलाइट भी किया हर जगह पे। दूसरी चीज जो एक मुझे चीज पता चली थी, और ये रिसेंटली हुई है, चंद महीने पहले, ये कोरोना के बाद की बात है, कि एक सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट थे जो मिनिस्ट्री में थे, एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने रिजाइन किया इस प्रोजेक्ट की वजह। एक बहुत बड़ा रीजन ये प्रोजेक्ट भी था, बिकॉज उन्होंने कहा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऊंच नीच है और मैं साइन नहीं करूंगा इन फाइल्स के ऊपर, क्योंकि फिर ये कल को मेरे ऊपर नैब का केस खुल जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए। तो उन्होंने रिजाइन किया था। तो मेरे ख्याल में जब ऐसी चीज, हाँ एक सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट थी, लोग आप चेक भी कर सकते हैं कि इन्होंने रिजाइन किया था और किस वजह से, रेजिग्नेशन लेटर के अंदर उन्होंने लिखा क्या था। तो ये जो चीज है ना, इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में खान साहब को एक्चुअली, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत ज्यादा पैसे भी लग रहे हैं। दूसरा ये है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब हमें तो इसको, वी वांट अ क्लीन एनवायरनमेंट, हम बात करते हैं जब इस तरह की चीज, तो हम तो ग्रीन पाकिस्तान भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं,
लेकिन अगर इसके अंदर मार्जिन भी है, जो आप लोगों ने भी स्टोरी की है और जो वैसे भी इसके ऊपर जो लोग बात करते हैं, इसके अंदर मार्जिन है खुर्द-बुर्द का, ऊंच नीच का, थोड़ा सा करप्शन का भी, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर लाजमी उनको कार्रवाई भी करनी चाहिए, चेक भी करना चाहिए कि क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ। उस ब्यूरोक्रेट से भी बात करें कि कौन सी फाइल्स थी, या किस चीज पे साइन करवा रहे थे, क्या मसाइल। तो मेरे ख्याल में ये लाजमी होना चाहिए। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, इट शुड नॉट गो टू वेस्ट लाइक दैट। ठीक है, बाबर सत्तार साहब। देखिए, हमें पिछले कई सालों से साफी साहब इस प्रोग्राम में बताते रहे कि कितना बड़ा स्कैंडल होगा जब भी किसी स्टेज के ऊपर इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। वो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे, यहीं से हमें वो बैठ के बताते थे। अगर आप पुरानी कुछ देखें प्रोग्राम्स को, कि इसमें जिस लेवल की खुर्द-बुर्द, बिकॉज जाहिर है उनका केपी से ताल्लुक है, उनके राब्ते थे, तो वो हमें इसकी तफसील बताते थे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को इसके ऊपर इंक्वायरी करवानी चाहिए, क्योंकि इन्वायरमेंटली हमें बड़ी ज़रूरत है कि लोग पौधे लगाएं। और आजकल तो मीम्स यही चल रही हैं कि जिस चीज़ की खान साहब इंक्वायरी कराते हैं वो चीज़ नापैद हो जाती है। तो ये ना हो कि इंक्वायरी कराएं तो फिर लोग पौधे ही बहुत इतने महंगे हो जाएं कि बाकी कहीं लग ना सकें इस मुल्क में। तो बस चलते रहने दें इसी। सर वैसे कीमतें ज्यादा भी हो जाती हैं तो हो सकता है पौधे भी ज्यादा हो जाएं, यू नेवर नो। नहीं, पौधे तो इमेजिनेशन में तो वो क्या पहले पता नहीं कितने मिलियन थे, फिर बिलियन हो गए, फिर 7 बिलियन हो गए थे एक जमाने में बीच में। सो पौधे तो मल्टीप्लाई होते रहे हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारी इमेजिनेशन में है। जमीन पे पता नहीं क्या सूरत हाल है, ग्राउंड पे नजर नहीं आए कहीं। ठीक है, न्याजी साहब। असल में किस किस चीज का रोना रोएंगे। देखिए, मुझे आपका एक बड़ा अच्छा फिक्र लगा है कि इमरान खान साहब का मोटो था करप्शन फ्री पाकिस्तान। एक ही था मोटो या और भी थे? लोन नहीं लूंगा, यह है कि लोन नहीं लूंगा, चलो थोड़ा माजी को भी कुरेद लिया जाए, क्योंकि वो भी इतना दूर नहीं है, 2 साल पहले की बात है। और जब ये बिलियन ट्री लग रहा था तब ये साथ ये भी कह रहे थे लोन नहीं लूंगा, मर जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, फलान ही होगा, फलान ही होगा। देखिए, ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार चीजें हैं जो मजाक का खेल है। अब 2018 से पहले ये बात है, इसका जिक्र करने की जुमला गैर मुतरज़ा था। एक होता है ना, एक प्रोहिबिटेड था। इमरान खान समाज का अगर बिलियन के बजाय 5 बिलियन कह देते, जैसा कि चाइना में जाकर कह दिया कि मैंने केपी में 5 बिलियन लगाए, तो भी हमें मानना था। जब आप एक चीफ जस्टिस, सिटिंग चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, ऑल माइटी चीफ जस्टिस शेख रशीद के हल्के में जाके कैंपेन कर रहा हो उस इलेक्शन से पहले, जब रात 11:30 बजे इलेक्शन 4 दिन पहले हनीफ अब्बासी को आप उम्र कैद की सजा दे दें और इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो जाए, जहां पे आप पंजाब की 54 कंपनियों को फरोल रहे हो, नैब का चेयरमैन फिर कहे जी मैं कराची चला जाऊं, मैं कोयटा चला जाऊं, करप्शन तो पंजाब लाहौर में हुई है, इलेक्शन तो हमने लाहौर में जीता था। देखें, ये एक था पैराडाइम, एक था जिसको कहना चाहिए पैराडाइम था, और उसके अंदर ये सारी चीजें थी कि केपी को उन्हें ग्लोरीफाई करना था। और फिर उसके बाद वो जो काम करते, हम कहते हैं कि चूंकि बिलियन ट्री लगा, चूंकि बीआरटी बन गई, चूंकि मालम जब्बा बन गया, चूंकि स्वाद का मोटर बन गया, चूंकि केपी हाउस में 23 करोड़ का चाय पानी हो गया, जो सलीम साहब के जिक्र से मुझे याद आ गया कि वहां कितनी दुहाइयां बेचारे डालते इस प्रोग्राम में, क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं उजागर की, हर चीज सामने लेके आए, लेकिन हमारे मुल्क के दारों के कान पे जू नहीं रही। मीर शकील रहमान को एक केस में एक ही दिन में समरी ट्रायल करके, जैसे कि माशाल्लाह अदालत होती हैं कि वहां पे जब बैठते हैं तो वहां पे चूंकि आईन सस्पेंडेड होता है तो उनके पास मार्शल लॉ होता है, तो उसमें उन्होंने इंक्वायरी भी कर दी, सजा भी दे दी, उसकी जमानत भी नहीं हो सकती, जग हंसाई हो रही है। बिलियन ट्री छोड़े 5 बिलियन कह दे, उस वक्त भी पता था कि स्कैम है, उस वक्त पता था फ्रॉड है। जितना पैसा 30, 40, 50 करोड़ लगा वो भी फ्रॉड में गया है, और यकीन आने के वो कंप्लीट होक्स था। और वही उनको बना के एक जगह बना के जी जगह पर ये बिलियन ट्री के यहां से गिन लो, हेलीकॉप्टर से गिन लो, क्या बीबी क्या इस पाकिस्तान के अंदर। मुझे तकलीफ ये है कि
उम्र के इस हिस्से के अंदर मैं जिस पाकिस्तान को छोड़ के जा रहा हूं, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है। इमरान खान नई तरह का एक किरदार है, अच्छा या बुरा का अपना रोल अदा करके जा रहा है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिवली जिस गिरफ्त के अंदर मुल्क है, मैं आपको ये बात बता के जा रहा हूं कि खुदा के वास्ते अगर उसमें से ना निकाला, पिछले जो है क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं कहा, ओवरऑल ये कि पाकिस्तान किसी से नहीं काबू आएगा। खुदा के वास्ते BNT वगैरह वाले अब झूठ बोल लिए, इलेक्शन जीत लिया, इलेक्शन जिस तरीके जीता गया वो भी सबके सामने है। आज तक उसके बारे में पहले ये पाबंदी थी कि वो डिस्कस करे, अब BNT ना डिस्कस करे, BRT ना डिस्कस करे, समाज मोटरवे है वो स्कैंडल आए हुए है। इधर आपने देखा कि पंजाब को आज हम जिक्र कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को मैं कहता था कि पाकिस्तान की तारीख में उसकी मुझे 100% उसकी सियासत से मुझे इख्तलाफ है, लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में इससे अच्छा मैनेजर नहीं आता। क्या पंजाब देखेगी, अपने वसाइल देखिए, आपको फ्रांस देके जाता बेहतरीन देखिए, लेकिन किस्सा यह कि वो और चीज थी, उसको हमने सिर्फ करना था, हमने शकील रहमान को जेल में डालना था, हम ये सारे काम करने थे, क्योंकि इस वक्त कौमी मुफाद के अंदर ये काम शामिल है। नून लीग को हराना कौमी मुफाद में था, मोदी का यार था, उसको हराना था, उसने क्वेश्चन करनी थी। इमरान खान ने मुझे होता है क्वेश्चन करनी थी बिलियनरी की, ये बिलियन आपके जज्बात नहीं साहब, आप जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं ना, भट्टी साहब से जरा पूछते हैं। भट्टी साहब, लोग इसलिए शायद इसके ऊपर जज्बाती होते हैं या पूछते हैं क्योंकि वजीर आजम इमरान खान ने इस मंसूबे में पर्सनल इंटरेस्ट लिया, फिर हमने देखा वजीर आजम किस तरह से खास तौर पे इस मुहिम का हिस्सा बने, पौधे लगाए, स्कूल के बच्चों के साथ खड़े हुए, उनको बता रहे थे कि जी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। जब कोई इतना पर्सनल इंटरेस्ट ले किसी मंसूबे में, किसी प्रोजेक्ट में, और इट्स वेरी क्लोज टू हिम, लेकिन उसमें भी इस तरह की चीज़ें हो रही हों और इंकशाफात हों, तो शायद इसलिए थोड़ा गम गुस्सा ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, आइंदा किसी भी वज़ीर आज़म को किसी प्रोजेक्ट में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी लेने से मना कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसमें ना ले, ये उसका कसूर है कि किसी प्रोजेक्ट में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी ले। और मेरे ख्याल से इमरान खान जाता था, नर्सरियों से खुद पौधे ख़रीदता था, जाके फिर वहाँ खुद लगाता था, फिर गिनता था, फिर उसके बाद ठेकेदारों से मिलकर उसने सारा कुछ किया, और फिर वो ये जुल्म और सितम उसने किए पौधों पे, कमाल कर दिया आपने भी कि जो ज़ाती तौर पे दिलचस्पी। बहरहाल महबूब कायद कह चुके थे कि 1 अरब 12 करोड़ दरख्त लगे हैं। महबूब कायद ने चीन में 1 अरब के 5 अरब बना दिए थे, कि चीन में उन्होंने कहा था कि ये 1 अरब नहीं, मैंने 5 अरब लगाए हैं। 14 अरब 32 करोड़ का मंसूबा था, 1 अरब दरख्त लगाने थे। सुना जा रहा है कि 1 अरब की बजाय 22 करोड़ 14 लाख दरख्त लगे। ये भी सुना जा रहा है कि 1 अरब की बजाय सिर्फ 10 करोड़ दरख्त लगे हैं। ये भी सुना गया है कि पौधे खरीदारी में हेर फेर, मजदूर अदायगी में हेर फेर, ठेकों में हेर फेर, नर्सरियों के साथ मिलकर हेर फेर, जाली रिकॉर्ड, जाली रजिस्टर बनाए गए हैं। नैब को 24 शिकायत मौसूल हुई, नैब ने इंक्वायरी शुरू की, करप्शन साबित हुई इंक्वायरी में। KP के नैब ने इंक्वायरी को तफ्तीश में बदलने की सिफारिश की। 46 करोड़ का नुकसान, कौमी ख़जाने को नुकसान इस इंक्वायरी में बताया गया। इसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। अब पहली बात यह है कि नैब ज़रूर कार्रवाई करे, करप्शन का जो पैसा है वो वापस ले, और करप्ट लोग जो हैं वहाँ उनको लाए, एहतसाब करे उनका। लेकिन एक मैडम शेख करप्ट से बात याद आ गई कि फेडरल एक बहुत वफाक का एक बड़ा ओहदेदार, आला ओहदेदार, और KP का एक आला ओहदेदार, दोनों के भाई बैठे हुए हैं बाहर फ्रंटमैन बनकर के जिसने जो काम कराना है आ जाए और करवा ले। जो कीमत वो बताते हैं उस कीमत में कमी बेशी भी हो सकती है, और जो आपने तकर्रियाँ करवानी है, तरक्कियाँ करवानी हैं, और जो करवानी है, और जो पंजाब में हो रहा है, किसी दिन एक पूरा प्रोग्राम पंजाब पे रखें, बताऊं कि पंजाब में क्या क्या हो रहा है और क्या है जो नहीं हो रहा और क्या है जो हो रहा है। बहरहाल अच्छा, करप्शन बिल्कुल, नैब पैसे वापस लाए, लेकिन इस मुल्क में जहां वफाकी दारुल हुकूमत के मारगला पहाड़ गंजे हो गए हैं, ईमान से मुझसे ज़्यादा जवान थे, मुझसे पहले गंजे हो गए हैं, और पूरे मुल्क में टंबर माफिया है।
दरख्त काटी जा रहे हैं। वहां अगर केपीके में, मैंने कहा ना, नैब जरूर इंक्वायरी करे और एक एक पैसा वसूल करे, लेकिन अगर 10 करोड़ दरख्त भी लग गए हैं तो कमाल हो गया है। ये बहुत है। बाकी वजीर आजम साहब ना करें, तहकीक ना करें, क्योंकि कुछ नहीं होना। नैब के पास जो इंक्वायरी अगर वो कर ले, BRT मालम जब्बा के साथ इस पर भी कर ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। वैसे वो जो दूसरी इंक्वायरीज जिनका आप हवाला दे रहे हैं उसके ऊपर भी खासी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, क्योंकि एक ब्रेक लेनी है, उसके बाद तीसरा सवाल रखेंगे एनालिस्ट के सामने। अच्छा जी, तो वफाकी वजीर तालीम ने ऐलान कर दिया है आज के 15 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे मुल्क भर के खुल जाएंगे, लेकिन ये जो ऐलान है ये मशरूत है कोरोना की सूरत हाल बेहतर या जैसी अभी है कि केसेस नीचे जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम अगर ये ऐसी रही तो फिर खोल दिए जाएंगे। एग्जामिनेशंस भी जुलाई के सेकेंड वीक से लेने की उन्होंने परमिशन दे दी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम सूरत हाल को मॉनिटर करेंगे। अभी 2 माह हैं खुलने में स्कूल्स के वक्त के, तो अगर तो उस वक्त तक सूरत हाल इसी तरह रही या फिर बेहतर हुई तो फिर हम खोलेंगे, वरना डेट आगे भी जा सकती है। अब हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि ये जो फैसला है तालीमी इदारे खोलने का, हाँ या ना हाँ एक है या नहीं। तो जी बाबर सत्तार साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आइए। देखिए, ये तो इशू नहीं है कि तालीमी इदारे खोलने हैं या नहीं खोलने, खोलने तो आपको हैं। इशू तो ये है कि कैसे खोलने हैं, क्योंकि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं 6 महीने से तकरीबन बंद होंगे जब अगर जो भी डेट गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है। सो सारी दुनिया में इस वक्त ये डिबेट है। कई मुल्कों ने जिन्होंने कोरोना के स्प्रेड को कंट्रोल कर लिया है उन्होंने स्कूल्स खोल लिए हैं, यूरोप वगैरह में, अमेरिका के अंदर भी ये डिबेट हो रही है। लेकिन उस डिबेट के जो अपोनेंट्स हैं उनकी आर्गुमेंट इस वक्त ये है कि अगर आपके डेली केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आप स्कूल्स कैसे खोलेंगे। अगर तो डिक्लाइन हो रही है एक ऐसा एरिया जिसके अंदर कोरोना नहीं स्प्रेड कर रहा, वहां पे तो स्कूल्स खोलने का जवाब पैदा हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? क्योंकि बच्चे आइसोलेशन में तो नहीं रहते, वो बाकी मुल्क का हिस्सा है। अगर घर से लोग काम पे जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, बाकी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो बच्चों के अंदर भी एक्सपोज्ड है बच्चे उस चीज से। इसी तरह अगर स्कूल खुलेगा, अगर तो इन्फेक्शन रेट हाई है उस लोकेलिटी के अंदर, तो पेरेंट्स, टीचर्स एक्सेट्रा वो सारे स्कूल में आएंगे, उससे बच्चों को भी और फिर बच्चे कैरियर्स भी बन सकते हैं। 2 चीजें जो साइंटिफिकली नजर आई हैं, एक ये कि बच्चे कम अंडर थ्रेट हैं इस वायरस में, और बच्चे उतना एक्टिवली इसे स्प्रेड नहीं करते जितने बाकी लोग करते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो 2 प्रोवाइजोस दिए हैं शफकत साहब ने, वो बात समझ आती है कि एक तो हम देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं, और अगर आपकी ओवरऑल पॉलिसी ये है कि लोकेलिटी बाय लोकेलिटी आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो ये जिसे ये स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, जो भी कहते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में स्कूल्स को भी खोलना पड़ेगा। कुछ तो आप SOPs बनाएंगे कि कितनी दूर बच्चे बैठे हैं, हो सकता है 2-2 शिफ्ट्स करनी पड़े, 3-3 शिफ्ट्स करनी पड़े। लेकिन एक बात क्लियर है कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा इफेक्टिवली, सारी दुनिया में नहीं कर रहा, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं कर रहा, और उसमें डिस्पैरिटी बहुत है गरीब घरों में और अमीर घरों में। पाकिस्तान के तो डायनामिक्स ही अलग है। यहाँ पर तो बिजली नहीं आती है, यहाँ पर इंटरनेट की फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं ना, फ्रेंच हुकाम भी यही कहते हैं उनके ख्याल में कि शायद बच्चे स्कूल्स में ज्यादा सेफ होंगे अगर SOPs फॉलो किए गए। इरशाद भट्टी साहब की तरफ लेके चलते हैं पॉइंट। भट्टी साहब, जहाँ जहाँ पर स्कूल्स खोले गए हैं, खासकर यूरोपीय ममालिक में, बड़ा उन्होंने मुफस्सिल एक प्लान पेश किया है। पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? क्या उस तरह की जामे हिकमत अमली प्रेजेंट कर पाएंगे? देखिए मैडम शेख, जो आपने पढ़ी लिखी बातें की या जो बाबर साहब ने पढ़ी लिखी निसाबी किताबें बातें की, ये हमारे मुल्क में ये नहीं चलती। अच्छा। बराए मेहरबानी, इतना कोरोना से ज़्यादा हैवी लेक्चर तो आपका हो गया है। यानी ये अगर 2 मिनट आप दोनों और बोलते तो मैंने बीमार हो जाना था। देखिए, जब लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, जुज़वी लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन की कन्फ्यूजन और सिंध वफाक के झगड़े में कोरोना को कोरोना हो चुका हो, जब वज़ीर आज़म कह चुके हों कि कोरोना सिर्फ एक फ्लू है, जब असद उमर साहब फरमा चुके हों कि कोरोना को सीरियस ना लें, जब यास्मीन राशिद साहबा कह चुकी हों कि कोरोना एक पैनाडोल की मार है, जब तहरीक इंसाफ के लोग कह चुके हों कि ये C ग्रेड कोरोना है, जब आवाम का बिहेवियर ये हो कि ये इसराइल अमेरिका की साजिश है लिहाजा इसको मारा जाए, और जब जो सबसे बड़ी बात है मैडम शेख कि हम हर्ड इम्यूनिटी की में दाखिल हो गए हैं फेज में, अब कुछ भी नहीं है
ये सारे टीवी पर, सोशल मीडिया पर, अखबारात पर देने के बयानात हैं। ये सिर्फ इन्होंने रटे रटाए बयान है वजीरों के। ये जालिम लोग हैं, इनको पता है पिछले 40 साल से भी लोग इसी तरह ही इस कौम पर हुक्मरानी करते आए हैं और हमने भी ऐसे ही कर लिया। लेकिन भट्टी साहब, कि ये हो गया, वो गया, कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करें हम? नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, लोग आगे ऑफिस ना जाएं, बच्चों के लिए तालीमी इदारे ना खोलें। आप महमल साहबा को हंसने का मौका ना दें, मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ने दें। जब कौम हर्ड इम्यूनिटी में दाखिल हो चुकी है, जब अल्लाह के फजलो करम से जब कौम हर्ड इम्यूनिटी में दाखिल हो चुकी है, जब कोरोना की अमवात कम हैं, जब कोरोना वबा में सब कुछ खुल चुका है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक खुल चुकी है, सारा कुछ खुल गया है, एक हजाम बाल काट रहे हैं, मार्केटों में शॉपिंग हो रही है, बाजारों में रश है, तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खुलने चाहिए? जरूर खुलने चाहिए। और फिर सितंबर आने तक उम्मीद है हमारे यहाँ और कम हो जाएगा, क्योंकि हम अब दुनिया से कट चुके हैं। दुनिया में जो कोरोना है वो डिफरेंट कोरोना है। हम हर्ड इम्यूनिटी में हमारे कायद ने पहले दिन कह दिया था कि 2% या 3% लोग मरेंगे, उसके बाद बाकी सारे दुरुस्त हो जाएंगे। तो हम उस फेज में आगे अल्लाह के फजल से कम मरे हैं, तो हम आगे बढ़ना चाहिए। तो एक दिन कुछ बयान आते हैं, अगले दिन कुछ बयान आते हैं। हम आगे बढ़ने की अगर बात करें तो नियाजी साहब, अगर हम देखें अभी सितंबर से पहले 2 बड़े इवेंट्स हैं, एक ईद उल अजहा और दूसरा मुहर्रम, तो उसमें क्या सूरत हाल होती है हमें ये नहीं पता। पिछली ईद तो सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की करवा दी थी, अगली भी हो जाएगी। एक बात याद आ गई थी, कह दिया मैं न्याय साहब को नहीं टोकता। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब के पीछे पड़ गई। पहली बात तो यह है कि भट्टी साहब की एक लफ्ज भी नहीं बोलने देते। कर दूं। पहली बात तो यह है कि मैं भट्टी साहब की थोड़ी करेक्शन कर दूं कि वजीर आज़म ने यह नहीं कहा था कि 2-2.5%। वजीर आज़म ने कहा था कि 1.9% जब 8% बंदे मरेंगे, यानी कि एक पूरा मरेगा और एक बंदा 80% मरेगा, तो पूरे 2 नहीं मरेंगे कोरोना से। दूसरी बात यह है कि मेरे आप देख लें, सच्ची मोहब्बत नियाजी साहब की है, उनको अशारिये के बाद वाला नंबर भी याद है। ये चाचे का पुत्र है, अंदर से बड़ा करीब है, वजीर आजम के करीब है, चाचे का पुत्र है। अभी ये मोहब्बत चल रही है भट्टी साहब से मेरी, और भट्टी साहब के अलावा 3 और बंदे आज के इस प्रोग्राम में बैठे हैं। उन तीनों से मेरी बहुत माना गुजारिश है कि मेरी बदकिस्मती पे वो मेरी फरमाइश के ऊपर एक छोटा सा आंसू टपका दें। और मेरी बदकिस्मती क्या है? मेरी बदकिस्मती यह है कि मेरा एक ही दिन होता है जियो में प्रोग्राम का। महमल ने 2 आंसू टपका दिए, मेरा भी हो गया। और नहीं, अब मैं और आप तो फरीक है ना, मैं इसलिए कुछ होना, मैं और आप फरीक है। और बदकिस्मती हम समझ सकते हैं नियाजी साहब आपका दर्द। मेरा दुख ये है, मेरी दुख ये है, सच्ची बात है, मैं बहुत मेरा दुख ये है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे कि जियो को आसूदगी मिल रही है या अलीना शेख को आसूदगी मिल रही है, चलो इस बेचारी को ही जरा सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो मिस नहीं करना चाहिए। अच्छा, मेरा दुख क्या है? मेरा दुख ये है कि वो एक दिन जो मेरे नसीब में लिखा गया है, उस दिन में मुझे लम्हा बलम्हा हर पॉइंट के ऊपर भट्टी साहब से एग्री करना पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है, भट्टी साहब ने जो कुछ कहा है, बाबा सत्तार की सारी इंटेलेक्ट के एहतराम करते हुए और सारी उनकी दानिश्वरी और सारी उनकी इल्मी अजमत को अंडरमाइन किए बगैर मैं भट्टी साहब से मुत्तफिक हूं कि किसी कंडीशन और किसी उसके बगैर जो उन्होंने बाबा सत्तार ने कहा जी उन्होंने 2 कंडीशन लगाई। देखें, भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है कि इस मुल्क के अंदर आप जो काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर आपका यह ख्याल है कि आप यहाँ को लॉकडाउन नाफिज कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जब नहीं है लॉकडाउन तो मेरा वैसे जवाब हाँ में है कि स्कूल जरूर खोलने चाहिए हर 2 सूत्रों में। लॉकडाउन है तो उसके अपने आप प्रोटोकॉल ले लें, लॉकडाउन नहीं है, जब लॉकडाउन नहीं है तो ये कौन सा एक ढोंग है कि स्कूल खोलने चाहिए। बाबर साहब को दूर से नहीं पता चल रहा, मैं और भट्टी साहब करीब से जानते हैं, हो सकता है महमल भी घर से ना निकली हो, कि खुदा गवाह है कि इस वक्त पाकिस्तान में मेरा, चूंकि आजकल जब से मुझे जो है लॉन्ग लीव मिली हुई है, मेरा कोई 4-5 दिन लंबा ट्रैवल होता है जिसमें मैं कोई तकरीबन
एक हफ्ते में 3-4 दिन में अच्छा, जैसे न्याय साहब, बाबर साहब इससे पहले प्रोग्राम्स में बहुत दफा ये कह चुके हैं कि अगर आपने सब कुछ खोल दिया तो फिर स्कूल भी क्यों नहीं? कहीं पे कोई नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ खोल देने चाहिए। और ये बिल्कुल भट्टी साहब की सारी बातों के साथ एग्री करते हुए जो उन्होंने ज्यादा खूबसूरती से यहाँ बयान किया है, मैंने इसलिए उसमें बताया कि मुझे ऑप्शन नहीं पता, ऑप्शन बात है सारी सही। अच्छा, मेरा दुख भी है, एंड लेट इट बी ऑन रिकॉर्ड। न्याजी साहब, हम भी आपको बड़ा मिस करते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्यादा दिन प्रोग्राम में हो। महमल को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। महमल, आपको क्या लगता है? देखिए अलीना, मैं हाँ नहीं का ऑप्शन तो इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि ये जो डिसीजन है ये एक तो एक्सपर्ट्स ने, यानी कि डॉक्टर्स, फिर ये जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो तालीमी इदारे और पेरेंट्स, क्योंकि जिन्होंने जो इस चीज के असरात जिन पे होंगे ना, ये उनके लिए है कि वो डिसीजन ले, डॉक्टर्स बताएं। अच्छा, फिर इसके अंदर ये कि अभी देखिए 2 महीने हैं, मेरी कुछ बात भी हुई एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी, तो उन्होंने ये कहा कि अगस्त में, हम अर्ली अगस्त में गालिबन रिव्यू करेंगे ये ईद उल अजहा के बाद, कि उसकी, क्योंकि आपको पता है कि वेव आ सकती है, कहा ये जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि हम लेट अगस्त और फिर एक अर्ली सितंबर में, मुहर्रम को भी ध्यान में रखते हुए, उसके बाद भी एक रिव्यू मीटिंग करेंगे, देखेंगे कि केसेस में स्पाइक है नहीं है, और जब हम एक दफा प्रोग्रेस देख लेंगे कि कोरोना की कैसी प्रोग्रेस है, क्या जरूरत है खोलने की नहीं, या डिले भी करना पड़ सकता है, तो मुहर्रम और ईद दोनों का इम्पैक्ट जहन में रखते हुए ये रिव्यू मीटिंग्स करने के बाद हम जो है वो इसको दोबारा से भी इसके ऊपर कर सकते हैं नजरसानी। लेकिन ये एक जो चीज वो थोड़ी सी बात करते हैं वो ये कि तारीख तो हमें देनी थी, बिकॉज अगर क्योंकि काफी ज्यादा और भी मसाइल हुए हैं, वो ये कि जो छोटे स्कूल हैं जिसमें यानी कि 5000 से कम बच्चे हैं या इस तरह की चीजें, तो वहां पर काफी ले ऑफ भी, उनके पेरेंट्स, आपको पता है कि बहुत सारे इवन एलीट स्कूल के अंदर भी फीसें नहीं जमा करा रहे, तो वो कह रहे हैं बच्चे तो हम भेज नहीं रहे तो फीसें ना दे, तो वो जरा वो शायद मेरे ख्याल में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो उसको जहन में रखते हुए डेट अनाउंस की है, लेकिन असल डिसीजन जो है वो ये बाकी सारी चीजें रिव्यू करके, क्योंकि और देखिए मैं ये बात कर रहे थे भट्टी साहब हजामों की बात कर रहे थे, तो मैंने अलीना कल रात ही अपनी ट्रिमिंग खुद की, मैं तो हजामों के पास नहीं, मतलब मैं तो घर से बाहर नहीं निकली, इस डर के मारे खुद ही ट्रिमिंग करनी पड़ी है यार। तो मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे तो बच्चे नहीं है, लेकिन जिन पेरेंट्स के बच्चे हैं, क्या वो अपने बच्चों को दोबारा स्कूल भेजेंगे नहीं भेजेंगे, मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट एंड आल्सो एक्सपर्ट एडवाइस। एक काम करते हैं ना, हम क्लोजिंग करने ही जा रहे हैं, तो हम पेरेंट्स से कहें और वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है इस ऐलान के बाद, उनसे पूछते हैं जी, अपना फीडबैक हमसे शेयर करें कि आप क्या समझते हैं, डिसीजन आपको कैसा लगा है, क्या 15 सितंबर से स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कीजिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।